जी हाँ, G20 की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हम मौजूद हैं यहाँ वेन्यू में, भारत मंडपम में। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये थीम है वासुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का ये थीम, हमारे साथ पूरी टीम यहाँ पर तैयार है। न्यूज 18 इंडिया पर आप लगातार आज दिन भर ये पूरी कवरेज देखेंगे। एक एक अहम जो जानकारी आपको मिलेगी और एक एक अहम तस्वीर यहां से हम सीधी आप तक पहुंचाएंगे। पूरी टीम हमारे साथ तैयार है। नीरज हमारे साथ हैं, विक्रांत हमारे साथ हैं और संदीप हमारे साथ है। विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह कि एक तो व्यूअर को आज ये समझने की भी जरूरत है, बहुत कुछ सुन लिया और दिल्ली में जो रहते हैं उन्होंने देख लिया कि जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। ये इतने सारे बड़े नेता आए हुए हैं, दुनिया भर के सबसे अहम बड़े नेता जो हैं, 25 राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। G20 है, उन 20 देशों के अलावा कुछ इनवाइटेड भी हैं। ये आखिर इससे निकलेगा क्या? देखिए, आउटकम तो बड़ा निकलेगा किशोर, क्योंकि सबकी उम्मीदें इसकी तरफ हैं। ये सिर्फ 20 या 25 राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि 2/3 आबादी ये कवर करता है और दुनिया की 85% GDP इन्हीं देशों से निकल कर आती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में उनके बड़े नेता इकट्ठा हैं। और जब इतने बड़े नेता सब इकट्ठे बैठकर आज पूरा, क्योंकि एक्शन का दिन है, आज पूरे दिन ये मीटिंग चलेगी और मीटिंग में कई चीजों पर चर्चा होगी। और G20 का तो गठन ही क्राइसिस से निकलने के लिए हुआ था। ये समझने की बात है कि ये किस दौर में ये मीटिंग हो रही है, किस दौर में हो रहा है ये। कोविड से निकली है दुनिया, कोविड से निकली है, उसके बाद की दुनिया है। यूक्रेन वॉर चल रही है, उसमें दुनिया है। इससे पहले 90 के दशक तक, पिछली सदी में कोल्ड वॉर चला करती थी। तब एक धड़ा अमेरिका के साथ था, एक धड़ा सोवियत रूस के साथ था। सोवियत यूनियन के साथ जो धड़ा था वो उसकी अलग अपनी दुनिया थी, उसके वो आपस में उनकी इंटरडिपेंडेंसी थी। और अमेरिका वाला धड़ा था, उसकी इंटरडिपेंडेंसी थी। और एक नॉन अलाइंड धड़ा था जो किसी के साथ नहीं था, जिसमें भारत भी था। अब उसके बाद 90 के दशक से ये पूरा ग्लोबलाइजेशन का दौर चला, जिसमें सब लोग जो हैं वो एक साथ, सारे देश एक दूसरे पे निर्भर हो चुके हैं। अब इस दौर में जब एक यूक्रेन वॉर होती है और रशिया पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है, तो ये दुनिया फिर एक दूसरे दो धड़ों में बढ़ती दिख रही है। वो ना बटे, क्योंकि अगर वो बढ़ती है तो इस बार जो निर्भरता है, जैसे दुनिया की चीन पर निर्भरता है, चीन की दुनिया पर निर्भरता है, दुनिया की रूस पर निर्भरता है, रूस की दुनिया पर निर्भरता है, वो पहले ऐसा नहीं था। इस पूरे उसमें भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ना वो इस धड़े के साथ है, ना वो उस धड़े के साथ है। लेकिन ये नॉन अलाइंड से अलग है। पहले ना भारत अमेरिका वाले धड़े के साथ था, ना रूस वाले धड़े के साथ था। अब भारत अमेरिका वाले धड़े के साथ भी है और रूस वाले धड़े के साथ भी है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। उसमें ये G20 हो रहा है। नीरज, बिल्कुल, और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि आप एक लोगों के साथ नहीं रह सकते, यानी एक देश के साथ सिर्फ नहीं कह सकते। अभी थोड़ी देर पहले किशोर जी आपने सवाल पूछा कि G20 की अहमियत क्या। बहुत लोग जानते हैं, आम बोलचाल में लोग पूछते हैं कि G20 से हमारा क्या फायदा। वो फायदा आम लोगों के लिए समझाता हूं। जैसे अफ्रीका है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना चाहिए। 55 देश है। चीन से बहुत से देश अफ्रीका के परेशान है और इस तरह के मंचों का मकसद है कि गरीबी को मिटाया जाए देशों से। और आपने 1991 का भी जिक्र किया था, जिसके बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन आया। तो अगर वर्ल्ड बैंक में सुधार होता है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाता है, तो एक तो अफ्रीकन यूनियन की आवाज यहाँ आएगी, और वर्ल्ड बैंक में अगर सुधार होगा, IMF में सुधार होगा, तो इन देशों को ऋण मिलने की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें थोड़ी सहूलियत आएगी। और जो चीन इन पे दबाव बनाकर डेट दे, जो रोल असल में यूएन को लेना था, को लेना था, लेकिन वो क्योंकि कोल्ड वॉर जब चली उसके बाद से उसका रोल एक अलग दिशा में चला गया, क्योंकि ये धड़े बढ़ गए। अब G20 की इस कोशिश में, क्योंकि देखिए एक G7 है जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का है, तो वो आप कह लीजिए अमीर देशों का है। तो लेकिन उनको साउथ की भी जरूरत है। साउथ यानी भारत के नेतृत्व में ये जो बाकी देश हैं, जो विकासशील देश जिनको कहा जाता है, उनकी जरूरत इसलिए क्योंकि उनका बाजार भी है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है, ब्राजील एक बहुत बड़ा बाजार भी है। ये जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इनके बिना नहीं चल सकती। तो G20 एक ऐसा माध्यम बनता जा रहा है जो UN का जो वो रोल था उसको पूरा करता दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल, यूएन अपने आप में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। 1991 के बाद इस तरह G20 ऑर्गेनाइजेशन G7 और G8 को भी
फील हुआ कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जब आपने पूरे इकोनॉमी को खोल दिया है, क्योंकि पहले अमेरिका ताकतवर होता था। भारत की भूमिका दुनिया के नक्शे पे इसलिए बढ़ी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत का बाजार खुल गया, और बाजार खुला तो इकोनॉमिक जो पहलू थे वो भारत के समक्ष आने लगे। तो ये है कि आप इससे चीन को भी साध सकते हैं, राजनीतिक तौर पे भी देशों को साध सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक पावर अब ज्यादा ताकतवर हो गया पॉलिटिकल पावर से। देखिए किशोर, इसमें एक और चीज जो चीन की तरफ अभी इशारा किया, चीन को लेकर बड़ी बात हुई कि चीन के अचानक से लास्ट मोमेंट पे कहा गया कि वो नहीं आएंगे, लेकिन अमेरिका का जब बाइडेन के आने से ठीक पहले जो बयान आया उसमें साफ ये कहा कि चीन अगर स्पॉइलर बनना चाहता है तो वो उस तरीके से देखे, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कल भी यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई संदीप, तो चीन को लेकर के सवाल उठे थे और भारत ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया था कि वो इस मामले में क्या सोचता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त हैं और चीन जो है वो हर बार इसी तरीके का, पहली बार ऐसा है कि जब चीन के राष्ट्रपति किसी G20 समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे कई वजह जरूर हैं, हालांकि जो सीमा विवाद भारत के साथ है वो अलग बात है क्योंकि ये मंच उस चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन चाइना ने अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, उनके प्रीमियर को भेजा है, तो उसको इस बात का जरूर डर है कि अमेरिकन कंपनी जो अभी तक चाइना में अपना प्रभाव दिखा रही है, वहाँ पे जो अपना इंडस्ट्री चला रही है, कहीं वो इंडस्ट्री छिटक के इंडिया में ना आ जाए। नहीं, और एक और बड़ी बात है ना, देखिए इस वक्त ये तो इकोनॉमी की बात जैसे नीरज और संदीप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है विदेश मंत्रालय को ये लोग कवर करते हैं और वो पूरा इनको बिल्कुल कंठस्थ है एक तरह से। लेकिन एक और बात जो है, अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें, चीन ने अगर ताइवान पे हमला कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि अमेरिका कह चुका है कि ताइवान पे अगर हमला हुआ तो वो अमेरिका उधर पहुंचेगा। अब अमेरिका अगर उधर पहुंचेगा, अगर ताइवान पे हमला होता है, तो भारत का क्या रोल हो सकता है। भारत के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट कर चुका है अमेरिका 5 साल पहले। क्या हम अपने बेसिस देंगे रिफ्यूलिंग के लिए, यहाँ पे अमेरिका के जहाज रुक सकें, रिफ्यूल कर सकें, यूके के, फ्रांस के, पता नहीं कौन कौन उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्वाड के साथ सिक्योरिटी डायलॉग चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, उस सब को देखते हुए शी जिनपिंग का यहाँ न आना एक अलग संकेत देता है। ऐसा नहीं है कि हमला होने वाला है, ऐसा नहीं है कि कल वॉर होने वाली है, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन तो हर देश को करके रखने होंगे। नीरज, देखिए बिल्कुल, आपने कहा कि क्या रिफ्यूलिंग के लिए भारत अपनी जमीन देगा। देखिए भारत अपने हित के लिए जो भी होगा, किसी अलायंस में वो सवाल भारत के पास आएगा ना, ऐसी कोई स्थिति आती तो भारत के पास ये सवाल आएगा। देखिए बिल्कुल आएगा, और भारत ने अभी जैसे यूक्रेन युद्ध के वक्त आपने देखा कि दबाव था कि रूस से रूस है वो, देखिए फर्क देखिए ना, वो रूस है, रूस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे थे, अच्छे हैं, अच्छे बना के रखे थे। तो रूस और यूक्रेन में हम ये कह सकते हैं कि भाई हम इसमें एक तरफ नहीं जाएंगे। अमेरिका अगर यूक्रेन की तरफ है तो हम अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक हैं, रूस के साथ भी हमारे रिश्ते ठीक हैं। तो इसलिए नहीं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो हम भी रूस के खिलाफ प्रतिबंध वाली लॉबी में चले जाएंगे, बल्कि हमने तो रूस के तेल को और उस तरीके से लिया भी और फिर लॉजिस्टिकली आगे भी बढ़ा है। पॉइंट ये है कि चीन जो है, चीन के साथ आपके वैसे रिश्ते नहीं है जैसे रूस के साथ हैं, बल्कि उसमें रूस को भी फैसला करना पड़ेगा कि भारत और चीन में अगर उसे चुनना पड़े तो शायद रूस भी एक तरह से वही रोल अपनाएगा जैसा हमने रशिया और यूक्रेन में अपनाया है। बिल्कुल वही रोल अपनाएगा रूस भी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आज की तारीख में रूस और चीन बहुत करीब आ गए हैं, और आपने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती तो है ही परंपरागत तौर पर। रूस और चीन करीब आ गए हैं, लेकिन क्या अगर रूस को चीन और भारत में चुनना पड़ा तो वो कोई फैसला लेगा? अभी तक की जिस तरह की हमारी डिप्लोमेसी रही है, रशिया यूक्रेन वॉर, बहुत मुश्किल तो रहेगा रूस के लिए, और बिल्कुल वैसी स्थिति लगभग उसकी बन जाएगी जैसी भारत के साथ इस समय है। लेकिन भारत ने जो भारत ने रोल अपनाया है कि रशिया और यूक्रेन में हम साथ नहीं है, तो रूस को भी ये हमने भी तो अपना आगे देख के ही अपनाया है ना। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि ये मोदी सरकार में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ये पूरा जो चला है, उसमें हम एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जिसमें हम बहुत अहम हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल यूनिपोलर बाईपोलर
वर्ल्ड से भारत अब जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ निकल गया और ये बार बार भारतीय कूटनीति का एक अहम पड़ाव है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो हम अब मल्टीपोलर की जा रहे हैं। हमें नहीं दिखना है कि हम रूसी के साथ सिर्फ है, हम सिर्फ अमेरिका के साथ है। हम अपने हित के लिए हर वो काम करेंगे। पर सुरक्षा और की दृष्टि से संदीप आप बताइए, ऐसी वाली ये जो सिनारियो की जो हम बात कर रहे हैं, ये सिनारियो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काल्पनिक है। इस पे सामरिक जितने भी विशेषज्ञ हैं वो विचार भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग चाइना की बात करें, चाइना अगर भारत के साथ जिस तरीके के उसके रिश्ते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किशोर होता है कि आपकी लैंड बाउंड्री किसके साथ ऐड होती है। अगर आप समुद्र के जरिए आप लड़ने जाते हो तो आपको बहुत सारा खर्चा होता है और नुकसान भी और खतरा भी ज्यादा है, लेकिन लैंड बाउंड्री जो हमारे साथ जुड़ रही है वो सबसे बड़ा चिंता वाली बात हो सकती है और इसी के हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर ताइवान पे चाइना अटैक भी करता है तो उसको जीत पाना बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि उसको जीतने के लिए अपने ट्रूप्स वहां भेजने पड़ेंगे और उसके लिए अमेरिका, जापान वो सब वहीं मौजूद है। खैर हम शायद बातचीत में बिल्कुल एक ऐसी दिशा में चले गए हैं जो भारत के जो कूटनीति देखने वाले हैं वो उससे जूझ ही रहे हैं। लेकिन ये सब इसलिए क्योंकि ये समझने के लिए कि इस तरह के मंच जो हैं फिर कितने अहम हो जाते हैं इन सारे सवालों में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए। और ये आज देखने को मिलेगा कैसे इस पूरी बैठकों के दौर के बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या कोई जॉइंट स्टेटमेंट आता है या उस पर कंसेंसस बनता है। रूस पे दुनिया क्या रुख लेती है, बड़े देश क्या रुख लेते हैं, भारत उसमें कहाँ खड़ा होता है। भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर जो फंडिंग है और उन जो अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना है कि अगर वो हो पाता है तो भारत की एक बड़ी जीत होगी। ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों पर हमारी नजर बनी रहेगी। G20 पर सबसे बड़ी कवरेज आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।